हर विधानसभा चुनाव में आरजेडी की लोकप्रियता से बीजेपी घबराई दिख रही है। तेजस्वी को रोकने की कोशिश हो रही है और अब तो उन्हें चुनाव प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। तेजस्वी यादव की खगड़िया में जनसभा थी, लेकिन प्रशासन ने आखिरी समय पर यह कहकर परमिशन को रद्द कर दिया कि उसी वक्त अमित शाह की भी खगड़िया में सभा होनी थी। लेकिन जब महागठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया और जवाब मांगा तो तेजस्वी की सभा को इजाजत मिल गई। इसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, वो सरकार चलाने लायक नहीं रह गए, बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है, वही सरकार चला रहे हैं। तो अमित शाह ने एक बार फिर जंगल राज की रट लगाए रखी। उन्होंने कहा ये चुनाव किसी को विधायक और मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है, चुनाव फैसला करने वाला है कि फिर से जंगल राज लाना है या विकास चाहिए। लालू राबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ जंगल राज भी आएगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है और बीजेपी एनडीए सरकार के काम पर वोट मांगने को तैयार नहीं है, वो लालू और राबड़ी सरकार के नाम पर वोट मांग रही है। इस बीच केंद्र की एजेंसियों की भी बिहार चुनाव में एंट्री हो गई है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस दिया गया। ये नोटिस पप्पू यादव की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद दिए जाने के चलते दिया गया है। पप्पू यादव ने इस नोटिस की कॉपी अपने एक्स हैंडल पर शेयर की। उन्होंने कहा, मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया है। ये अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। साफ है बिहार चुनाव में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है, ऐसे में केंद्रीय एजेंसियां भी सक्रिय हो। लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों की कमी, बेतहाशा भीड़ और टिकट बुकिंग में आ रही दिक्कतों ने बिहार की राजनीति में जबरदस्त उबाल ला दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए इसे बिहारियों का अपमान करार दिया है। राहुल ने लिखा, फेल डबल इंजन सरकार के दावे खोखले हैं, कहां है 12,000 स्पेशल ट्रेनें? क्यों हालात हर साल और बदतर ही होते जाते हैं? क्यों बिहार के लोग हर साल ऐसे अपमानजनक हालात में घर लौटने को मजबूर हैं? अगर राज्य में रोजगार और सम्मानजनक जीवन मिलता तो उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भटकना नहीं पड़ता। ये सिर्फ मजबूर यात्री नहीं, एनडीए की धोखेबाज नीतियों और नियत का जीता जागता सबूत है। यात्रा सुरक्षित और सम्मानजनक हो, ये अधिकार है, कोई एहसान नहीं। वहीं राहुल के साथ लालू यादव ने भी इसी मुद्दे पर बगैर नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। लालू ने लिखा, झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी बखारते हुए कहा था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के मौके पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। ये भी सफेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते। मेरे बिहार वासियों को अमानवीय तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ रहा है, कितना शर्मनाक है। लालू ने आगे लिखा कि डबल इंजन सरकार की गलत नीतियों के कारण हर साल बिहार के 4 करोड़ से ज्यादा लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करते हैं। यूपीए सरकार के बाद से एनडीए सरकार ने बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं लगाया। ये लोग बिहार विरोधी हैं। इन सब के बीच भारतीय रेलवे की आईआरसीटीसी वेबसाइट डाउन होने की खबर सामने आ गई, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने रेल मंत्री और आईआरसीटीसी को टैग कर शिकायतों का अंबार लगा दिया। पलायन, त्योहारी सीजन और रेल सुविधा, ये मुद्दे बिहार की राजनीति के लिए बेहद संवेदनशील हैं और छठ के मौके पर इन पर मचे बवाल ने साफ कर दिया है कि इस बवाल का एनडीए को चुनाव नतीजों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। उससे पहले ही चुनाव आयोग सवालों में घिरा हुआ है। विपक्ष तो पहले से ही चुनाव आयोग पर पक्षपात करने के आरोप लगाता रहा है। चुनाव आयोग को बीजेपी की कठपुतली बता रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग एक्शन मोड में आ गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें पार्टियों के लिए नए नियम तय किए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। चुनाव आयोग के प्रमुख दिशा निर्देशों में लेबलिंग अनिवार्य है, यानी किसी भी एआई जनरेटेड वीडियो या तस्वीर के 10% हिस्से पर यह साफ तौर से लिखना होगा कि ये सामग्री एआई द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा पहचान बताना भी अनिवार्य है। हर प्रचार सामग्री के साथ उस व्यक्ति या संस्था का नाम साफ तौर से बताना होगा जो उसे बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा सहमति के बिना पहचान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति की पहचान, आवाज या रूप रंग का इस्तेमाल उसकी इजाजत के बिना इस तरह नहीं किया जा सकता जिससे मतदाता भ्रमित हो। इस तरह के डीप फेक कंटेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा 3 घंटे में हटाना होगा भ्रामक कंटेंट। अगर किसी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल पर कोई भ्रामक एआई सामग्री पाई जाती है तो उसे 3 घंटे के भीतर हटाना होगा। चुनाव आयोग के नियमों का मकसद मतदाताओं को गुमराह होने से बचाना और चुनाव प्रचार में जवाबदेही तय करना है। बिहार में मतदान से पहले चुनाव आयोग का ये बहुत बड़ा कदम है। अब चुनाव आयोग का ये फैसला कितना रंग लाता है ये देखना होगा। मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट के सनसनीखेज दावे ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि पीएम मोदी ने अडानी ग्रुप को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोपों से बचाने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया। दावा है कि जब वैश्विक बैंकों ने अडानी को लोन देना बंद कर दिया तब मोदी सरकार ने एलआईसी पर दबाव डाला कि वो अडानी ग्रुप की कंपनियों में $3.9 बिलियन यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश करे। इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये आम जनता की गाढ़ी कमाई थी जिसे मोदी ने जबरन अपने दोस्त अडानी को डूबने से बचाने के लिए सौंप दिया। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा, एलआईसी में आपका पैसा लगा है, जनता का पैसा लगा है। मोदी ने जनता का पैसा अपने दोस्त पर लुटा दिया। क्या न्यूज चैनल्स ये खबर दिखाएंगे? क्या मोडानी के इस भ्रष्टाचार की बात होगी? दूसरी तरफ भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए सफाई पेश की है। एलआईसी ने वॉशिंगटन पोस्ट के दावों को झूठा, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर बताया। एलआईसी ने कहा, वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा लगाए गए आरोप कि एलआईसी के निवेश निर्णय बाहरी कारकों से प्रभावित होते हैं झूठे, निराधार और सच्चाई से कोसों दूर है। लेख में बताए गए ऐसे किसी भी दस्तावेज या योजना को एलआईसी ने कभी तैयार नहीं किया है जो एलआईसी द्वारा अडानी समूह की कंपनियों में धन निवेश करने का रोड मैप तैयार करता हो। एलआईसी द्वारा निवेश संबंधी निर्णय विस्तृत जांच पड़ताल के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के मुताबिक स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एलआईसी की तरफ से ये सफाई सरकार के दबाव में दी गई है? वहीं इन गंभीर आरोपों पर अब तक मोदी सरकार की तरफ से कोई सीधा बयान सामने नहीं आया है। अब देखना होगा कि सरकार इन गंभीर आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। महाराष्ट्र सरकार में लंबे वक्त से खींचतान मची हुई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते सरकार में बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों की नाराजगी की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। खासतौर पर शिंदे को लेकर शिवसेना नेताओं का भी कहना है कि सरकार में उनकी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक कि शिवसेना कोटे के मंत्री भी कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें काम की आजादी नहीं मिल पा रही है, बिना सीएम की मंजूरी के कोई फैसला नहीं ले पा रही है। महाराष्ट्र सरकार में चल रहे इस टकराव के बीच अचानक उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच गए, जहां उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। मोदी से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। हमने राज्य से जुड़े कुछ मुद्दों पर चर्चा की। पीएम मोदी से मिलने के बाद मैं प्रेरित हुआ हूँ। हमें एनडीए का हिस्सा होने पर गर्व है। वो न केवल देश के प्रधानमंत्री हैं बल्कि एनडीए परिवार के मुखिया भी हैं। मुलाकात में बाला साहेब ठाकरे की यादों पर चर्चा हुई। महायुति और एनडीए विकास के एजेंडे पर साथ हैं। शिंदे भले इसे सियासी मुलाकात नहीं बता रहे, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में खटपट की लगातार खबरें आ रही हैं, देवेंद्र फडणवीस की नीतियों के चलते जिस तरह से शिवसेना के अंदर विरोध के सुर सुनाई दे रही हैं, शिंदे गुट के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनके विभाग में हस्तक्षेप हो रहा है। फडणवीस शिंदे के समय की तमाम योजनाओं को बंद कर रही हैं। ऐसे में ये मुलाकात बहुत कुछ बता रही है। बड़ी बात तो यह है कि इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल विचारों से जुड़े रहे और गठबंधन मजबूती से काम करता रहे। पीएम मोदी के इस बयान से ये साफ हो गया है कि महायुति में टकराव इतना बढ़ चुका है कि ये टकराव खत्म करने के लिए खुद मोदी को एकजुट रहने की सलाह देनी पड़ी। राजस्थान की अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पिछले कई उपचुनावों में लगातार हार का सामना करने के बाद अब बीजेपी को एक बार फिर हार का डर सता रहा है। केंद्रीय नेतृत्व और मोदी शाह के नाम पर चुनाव लड़कर भी सफलता न मिलने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रुख कर लिया है। बीजेपी ने अंतर उपचुनाव के लिए अपनी चुनाव संचालन समिति की घोषणा करते हुए वसुंधरा राजे के बेटे और झालावाड़ 12 से सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिया है। यानी सरकार मोदी और शाह ने एक तरह से हार मान ली है। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा के विरोधी को ही चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी हाईकमान को अपने सीएम की लोकप्रियता पर भरोसा नहीं है। वैसे भी राजस्थान बीजेपी का उपचुनाव रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है, जहां पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा है। पिछले 2 दशक का इतिहास देखें तो बीजेपी को उपचुनाव में लगातार हार ही मिली है। यही वजह है कि अंता सीट अब सिर्फ एक सामान्य उपचुनाव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और राज्य संगठन के लिए भी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में दुष्यंत सिंह को कमान सौंपना पार्टी की मजबूरी कही जा रही है।
कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी को हार तय दिख रही है। दुष्यंत को चुनाव प्रभारी बनाकर वसुंधरा को मुश्किल में डाल दिया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाको ने सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने परमाणु बम की कमान अमेरिका को सौंप दी थी। एक इंटरव्यू में किरियाको ने सीधा आरोप लगाया कि वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को खरीद लिया था। लाखों डॉलर की अमेरिकी सहायता के बदले मुशर्रफ ने पाकिस्तान के परमाणु सशस्त्रागार पर अमेरिकी नियंत्रण को खुली छूट दे दी थी, जिसके बाद पेंटागन ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों को कंट्रोल करता था। किरियाको ने अमेरिका की दोहरी नीति पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बताया कि हर तरफ मुशर्रफ अमेरिका से आतंकवाद विरोधी सहयोग का दिखावा कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को खुश रखने के लिए भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को जारी रहने दे रहे थे। जिसके साथ ही एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए किरियाको ने बताया कि पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक AQ खान को मारने की अमेरिकी योजना को सऊदी अरब के सीधे हस्तक्षेप के बाद रद्द कर दिया गया था। सऊदी अरब ने अमेरिका से कहा था कि कृपया उसे अकेला छोड़ दो, हम AQ खान को पसंद करते हैं, हम उसके साथ काम कर रहे हैं। किरियाको ने इस फैसले को बड़ी नीतिगत भूल बताया है। पूर्व CIA अधिकारी के इन खुलासों से पाकिस्तान की सैन्य राजनीतिक ईमानदारी पर गंभीर सवाल खड़े